बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 11th हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आज वाले वो हम यूनिट स्टार्ट करें। यूनिट थर्ड फिजिक्स के यूनिट थर्ड है हमारे पास आज, जो प्रति फंडामेंटल में दे रखी है। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक ही हमारे पास क्या है, फोर्स। कि फोर्स क्या होता है, ये हमने फर्स्ट यूनिट में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या होता है। देखो हमने पढ़ा है कि जो भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश कर रहे होते हैं या पुल कर रहे होते हैं, वहां पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। जिसकी मैथमेटिकली नोटेशन क्या होती है, कैपिटल एफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास विद एक्सेलरेशन ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। क्लियर है। अब देखो देखा जाए तो जो फोर्स है इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। जो हमारे पास मास है इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी को फॉर्म में लिखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर यूनिट एक्सप्रेशन। ठीक है, यदि हम अप्लाई करना चाहें कि कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन 1 न्यूटन, तो हम लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, देखो जब 1 न्यूटन अप्लाई करना पड़े तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, वहां पर हमने 1 किलोग्राम मास अप्लाई करना पड़ेगा और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देन वी कैन इजिली फाइंड आउट 1 न्यूटन। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन की यूनिट्स होती है। 1 न्यूटन ये डेफिनेशन है और फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली डेफिनेशन है। और सिंपलेस्ट में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्स अप्लाई करना पड़े किसी भी क्वांटिटी का, पुश और पुल क्वांटिटी के लिए पुश और पुल। ठीक है, जब हम क्वांटिटी को पुश करते हैं या पुल कर रहे होते हैं वहां पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट्स के लिए वो हमारे पास क्या अप्लाई करेगी, फोर्स को नोट करेगी। क्लियर है। अब हम देखते हैं ऐसे ही इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स एफ, मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, एम लिखते हैं। अब बचा हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए लिखते क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास तो हमारे पास एम है, वेलोसिटी जिसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एल अपॉन टी। तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एल टी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल टी माइनस 1 अपॉन टी पहले से ही है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एफ कैन बी रिटर्न एज m1 l1 t माइनस 2। दिस इज अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने फोर्स अप्लाई कर रखा किसी भी क्वांटिटी को पुश करने के लिए या किसी क्वांटिटी को पुल करने के लिए, वहां पर जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। जो कि दो चीज का प्रोडक्ट है, मास का और एक्सेलरेशन का। जो कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। मास के लिए किलोग्राम और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। जबकि हम यदि निकालना चाहें 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम मास लेना पड़ेगा और साथ में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 1 न्यूटन को प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, इसके यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एम एज इट इज, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 अपॉन टी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर फोर्स। ठीक है, तो आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, जिसको लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। जब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, जो कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रेस्ट पे है, कोई ना कोई उसका मास जरूर होता है, ठीक है। जब वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वहां पर जो मास का प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ ले रखा है, वही हमारे पास क्या होता है, उसका लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, डेफिनेशन लिखना चाहो तो ले सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद applied velocity, it is always give the result of linear momentum। क्लियर है? तो बेटा देखो, लीनियर मोमेंटम इसकी यूनिट निकाल रहे हैं। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, हमारे पास अभी निकाला था एक्सेलरेशन की फॉर्म में m-2, ms2-2, तो यहाँ लिखेंगे ms-1, क्योंकि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन होता है -2 हो जाता है यहाँ पर, और यदि बात आती है वेलोसिटी के लिए तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं p इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर s-1 सेकेंड या पर सेकेंड। अब हमें यदि चाहिए 1 न्यूटन या 1 लीनियर मोमेंटम, तो इसको लिख सकते हैं कितना अप्लाई करना पड़ेगा, हमने 1 किलोग्राम मास अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड के साथ वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। देन ऑलवेज इट गिव द रिजल्ट ऑफ 1 p where it is called linear momentum। क्लियर है? अब बात आती है इसके डायमेंशन फॉर्मूले के लिए। देखो p इज इक्वल टू मास के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, कैपिटल M, और वेलोसिटी के लिए अभी लिखा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो p इज इक्वल टू m तो एज इट इज है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, और साथ में क्या है, t एज इट इज। तो p इज इक्वल टू m के लिए 1, L1 t-1, दिस इज फॉर p, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, p के लिए डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-1, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? तो बेटा ये एक नंबर में पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, या पूछ लेते हैं 1 न्यूटन 1 p के लिए, या 1 लीनियर मोमेंटम, ठीक है, या 1 डायमेंशन फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे जनरल टर्म्स हैं, इनको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने कौन से लॉ होते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है, न्यूटन ने थ्री लॉ दिए थे। पहला क्या कहेगा कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल, कब तक रहेगा, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। समझो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये यहाँ पर किस पे है रेस्ट, और ये किसके अंदर है, मोशन में। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये यदि रेस्ट है, रेस्ट पे ही रहे कंटिन्यूअसली, और जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट मोशन में, कंटिन्यू मोशन में ही रहे, लेकिन कंडीशन है वहां पर अनटिल, इट मीन्स कब तक रहे, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो हमारे पास क्या है, रेस्ट में, तो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगा, मोशन में रहेगा। फोर्स अप्लाई करने के बाद किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को। क्लियर है? दोबारा फिर समझ लो, when any object are always in the form of rest or always in the form of motion continuously until we applied external force on it, then it will follow the law of Newton's, it means first law of Newton's। अब सेकंड लॉ क्या कहेगा, देखो सेकंड लॉ
कि जितना भी हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम टेकन। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। दोबारा समझ लो क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज डी और डी, ये दोनों डी का मतलब क्या है, क्वांटिटी में चेंज होना, या रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं डी का मतलब, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पी, और पी हमारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम टेकन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। दोबारा समझ लो, कंटिन्यूसली इट इज द rate of change of linear momentum of any object with given interval of time always directly proportional to the applied force। जबकि हमारे पास क्या है, F क्या है, applied force, T क्या है, time taken, P क्या है, linear momentum, और ये D क्या है, continuously changed, ठीक है। तो हम कह सकते हैं continuously change in the linear momentum with the given interval of time always directly proportional to the always directly proportional to the applied force। It is called second law of Newton's। इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, देखो हमने लिख दिया F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, कोई भी K, यहाँ पर क्या है, dp अपॉन dt। क्लियर है कि हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटीज, ठीक है। F हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स, P क्या है, लीनियर मोमेंटम, T हमारे पास क्या है, वही टाइम। तो यहाँ पर लिखो इफ K इज टेकन एज 1, यदि K की वैल्यू हम क्या ले लें, 1 ले लें, तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, या तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt। क्लियर है। अब P क्या होता है, थोड़ी देर पहले रिजल्ट निकाला था, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, पुट कर दो, F इज इक्वल टू d अपॉन dt, मास इंटू वेलोसिटी। मास को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, मास dv अपॉन dt, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m तो एज इट इज, और dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम टेकन t ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किसी बच्चे को समझ ना आया हुआ हो, दोबारा समझ लो। हमने किया क्या है, F हमारे पास क्या अप्लाइड फोर्स है, ये सिंबल किसके लिए है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए। P हमारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम, T क्या है, टाइम, और दोनों जो D हैं वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूसली चेंज्ड इन द क्वांटिटीज। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, जो हमारे पास क्या है, K है। तो K dp अपॉन dt, यदि K की वैल्यू हम 1 लेके चल पड़े तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1 dp अपॉन dt। P क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, जबकि मास हमने बाहर रख दिया, dv अपॉन dt क्वांटिटी एज इट इज। तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी विद कंटिन्यूअसली चेंज इन द टाइम इंटरवल, दैट इज ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये रिजल्ट किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो हम कह सकते हैं ये P मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। क्लियर है, दोनों समझ ले। पर अब थर्ड लॉ हमारे पास क्या कहेगा, इनके बाद थर्ड लॉ समझाऊंगा, यहाँ एक बार रिपीट कर लो इनको थोड़ा सा। फर्स्ट लॉ क्या कहेगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, या यदि वो मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा। लेकिन वहाँ पर कंडीशन है कि वो कब तक रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। जैसे ही उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे रेस्ट में है, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, हो सकता है वो मोशन में आ जाए, या हो सकता है वो मोशन में है, फोर्स अप्लाई कर दें, वो रेस्ट में आ जाए। तो उसकी पोजीशन का कंटिन्यूसली चेंज होना,
जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम समझ सकते हैं वहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वेरीफाई करेगा। सेकंड लॉ क्या करेगा कि जितना हमने लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रखा है मास इनटू वेलोसिटी के साथ, जितना लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रखा है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज होएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पी हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम, जो कि मास इनटू वेलोसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, टाइम इंटरवल ऑफ गिवन क्वांटिटीज दैट इज टी, एंड p it is called as linear momentum, f it is called applied force, और d हमारे पास क्या है, continuously change in the dimension quantities। तो m यहाँ बाहर निकालेंगे dv upon dt, continuously ratio of dv upon dt always give the result of acceleration, so that m into a, this is required answer, k that is called 21। क्लियर है? तो बेटा आगे देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब थर्ड वाला क्या करेगा, कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अपोजिट रिएक्शन। कहता है हर एक एक्शन के लिए उसका रिएक्शन कैसा मिले, अपोजिट मिले। अब जब कोई भी क्वांटिटी हमने ले रखी है उसका एक्शन और रिएक्शन दोनों हमारे पास क्या रहे, एक दूसरे के अपोजिट, तो हम कह सकते हैं वो किसको फॉलो करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। कैसे, देखो हमने कोई टेबल ले रखी है, ठीक है, ये कोई टेबल है, और जो टेबल है ना हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोई गिलास है। अब देखा जाए तो ये जो टेबल है यहाँ, ये इसका सरफेस है, यहाँ पे लिखा मैंने टी, इट मीन्स टेबल, और गिलास को मैंने क्या लिखा है, कैपिटल जी, इट मीन्स गिलास। जब टेबल के ऊपर गिलास रखा है इसका मतलब क्या है, हम फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ के देखें तो ये गिलास इस टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और जो गिलास के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करती है वो टेबल अप्लाई कर रही है ना सोचने वाली बात। फिजिक्स ये कहती है कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर वाला है, एक ऑब्जेक्ट नीचे वाला है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ फोर्स अप्लाई करे तो हम कह सकते हैं वहां पर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको कंटिन्यूसली अपवर्ड में डाल रहा है, एक इसको डाउनवर्ड में डाल रहा है। तो देखो टेबल काफी मजबूत है, गिलास का वेट काफी कमजोर है, तो हम कह सकते हैं टेबल ब्रोक नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, बॉटम वाला सरफेस क्या है, स्ट्रांगली है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ग्लास हमारे पास क्या है, इसको फोर्स अप्लाई कर रही है, और जो टेबल है वो क्या दे रही है, रिएक्शन। ये इसको दोनों को उल्टा करके देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ग्लास क्या अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, रिएक्शन, और टेबल क्या अप्लाई कर रही है इसके ऊपर, फोर्स। ठीक है, नीचे वाली टेबल फोर्स अप्लाई कर रही है, ग्लास क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो टेबल टूट नहीं सकती। लेकिन यदि इसकी जगह कोई भारी ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, टेबल छोटी है, कोई भारी ऑब्जेक्ट हमने ये मान लिया, यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग बिठा दिया, काफी हैवी वेट में है, ये कोई ह्यूमन बीइंग बैठा हुआ है, तो ये टेबल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो टेबल है जो फोर्स अप्लाई कर रखा है और जो ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन है दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो जब एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन अपोजिट दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं इट ऑलवेज फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसको लिखते हैं, जो पहला ऑब्जेक्ट उसने फोर्स अप्लाई कर दिया F1, टेबल ने अप्लाई कर दिया F2, डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, अपोजिट, तो हम कह सकते हैं F1 नेगेटिव ऑफ F2। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है, इसने फोर्स अप्लाई कर दिया F1, टेबल ने अप्लाई कर दिया F2, तो हम कह सकते हैं F1 ऑलवेज नेगेटिव ऑफ F2। क्लियर है? तो जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं बेटा वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।